प्यारे बच्चों, गुलशन सैनी स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज ये वीडियो ऐसे बच्चों के लिए है जो कमजोर हैं और जिन्होंने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है और वो अच्छे से अच्छे अंक लाना चाहते हैं। ये वीडियो बच्चे शुरू से अंत तक देखेंगे। चलते हैं वीडियो की ओर। देखिए, हाई स्कूल 2025। देखिए, इसमें जो है कुछ जो है 20 जो है बहुकल्पीय प्रश्न आते हैं। ये बहुविकल्पीय है और फिर जो है 50 जो है वर्णात्मक प्रश्न आते हैं। पहले बहुविकल्पीय की ओर देखते हैं। देखिए, बहुविकल्पीय जो प्रश्न होते हैं उनको, जैसे ये प्रश्न नंबर 1 है और इसमें 4 ऑप्शन हो गए आपके, ए, बी, सी और डी। देखिए, ये गोले आएगी इस तरीके से। ये आपको उनमें भरने होंगे, उसमें लिखना नहीं पड़ता। देखिए, इसके 4 तरीके हैं। पहला तो क्या है, जैसे हम जो है किसी उसमें ऑप्शन में आ गए ए, बी या दोनों, ये लिखा जाता है इसमें से। तो जहां पे आप ये देखें ए और बी दोनों, तो वहां पर जो है इसे सही कर देंगे इसे। फिर देखिए, दूसरा आता है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें भी जहां ऑप्शन में देखें तो आप उसको सही कर दे। फिर तीसरा आता है जहां पे जो है, वैसे तो जो है ऑप्शन अलग अलग होते हैं, जहां चारों ऑप्शन अलग अलग हो और हमें समझ नहीं आ रहा हो हमें कौन सा निशान लगाना है, कौन सा चुनना है, तो उसमें हमारा सीधा सा तरीका है ए और बी। या तो ए पे लगाएगा हम निशान या बी पे लगाए, दोनों में से उनमें से एक पे निशान लगाना है। और चौथा नंबर देखिए, चार ऑप्शन एक जैसे हो तो उसमें अक्सर जो है हम सबसे पहले चुनते हैं ए। उसमें जो है हम ए पर जो है निशान लगा देंगे। तो इस प्रकार से हम गोलों को, और गोले भरने का तरीका मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये देखिए, ये ऐसी OMR शीट आपको मिलेगी और इसमें आपने जो गोला भरना है, देखिए ये गोले हैं ए बी सी डी। बच्चे जो है क्या करते हैं कि आधा इसे भर दिया, ये से काट दिया। ऐसे नहीं करना। देखिए, मैं भर के दिखला रहा हूं। जैसे ये भरना है हमने, पूरा गोला जो है ये काला करना है, पूरा का पूरा। ये हमने दूसरा, देखिए दूसरा, देखिए ये इस तरह से गोला काला करना है। जो एंट्री है वो यहाँ पर, जैसे जिले का कोड और नाम, जैसे यहाँ 01 दिया, 01 दिया, आगरा दे रखा। आपका जो भी आपका जिला होगा और उसका कोड होगा, उस पर वो बता देंगे वही पहले। ये केंद्र केंद्र का कोड होगा, आपको पता चल जाएगा, वो यहाँ भरना है। अनुक्रमांक वो इस जगह भरना है। विषय का कोड और नाम, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 901 और हिंदी का कोड है ये। फिर है प्रश्न पत्र संख्या, ये जो है हमारे प्रश्न पत्र के ऊपर लिखी होती है, वो यहाँ पे भरने पड़ेगी। और उसका देखिए पहला अक्षर और सीरीज जो भी होगी, यहाँ पे पहला अक्षर भर देगा और यहाँ दूसरा, और फिर जो भी अक्षर होगा इनमें से देख करके वो नीचे भरा जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं पेपर की ओर। इस प्रकार का जो है आपका ये पेपर आएगा। ये देखिए, इसमें जो है 2025 कक्षा 10 विषय हिंदी, पूर्णांक जो है 70 नंबर का आएगा। 30 नंबर जो है आपके स्कूल वाले देंगे वो। देखिए, समय जो है 3 घंटे 15 मिनट। इसमें कुछ निर्देश पढ़ने होते हैं। देखिए, निर्देशों को पढ़ना जरूर होता है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। फिर जो है दूसरा है प्रश्न पत्र 2 खंडों। ए तो बहुविकल्प 20% हो गए, और फिर तथा खंड ब, ये जो है वर्णात्मक हो गए। इसे अलग अलग इनके सामने दिए हो गए। नंबर 3 देखिए, प्रश्न पत्र के खंड ए में बहुविकल्प प्रश्न है जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR शीट पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें, जो कि मैंने पहले आपको दिखा दिया कैसे किस तरह से काला करना है। एक चौथा है खंड ए में बहुविकल्प प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक है। ये 20 प्रश्न है और सबका 1-1 अंक है, निर्धारित है। एक नंबर 5 देखिए, OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात
उसे काटे नहीं। ध्यान रखना, जब पहले गोले को ध्यानपूर्वक भरना, ना ही तो काटना है, ना ही उस पे जो है इरेजर लगाना है, और ना ही व्हाइटनर आदि का प्रयोग करना है, वरना आपकी आंसर शीट जो है चेक नहीं होती है। देखिए नंबर 6 में प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए हैं। ठीक है, ये देखिए इस प्रकार से आपके ये प्रश्न आएंगे। मैंने पहले बता दिया है, 4 विकल्प है इनमें। देखिए जैसे ये बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। देखो देखिए इसमें जो है, तो ये जो है बाबू गुलाब राय बी द्विवेदी युग के है, तो इसमें जो है, तो यहाँ पे बी जो है ये इस गोले में हम पूरा कर देंगे इसको। चलते हैं आगे। ये दूसरा खंड है, देखिए प्यारे छात्रों, ये देखिए दूसरा खंड है वर्णात्मक प्रश्न, खंड ब। ये पूर्णांक जो है 50 अंक का है। ये गद आते हैं। देखिए पहला, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए पहला ये है, या तो हम ये करेंगे, फिर नीचे दिया हुआ हे भगवान, ये वाला, दोनों में से एक करना है, और 3 प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न जो है 2 अंक का है, तो ये 6 अंकों का है। देखिए देखा है, हे भगवान तब के लिए, विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके, यह असंभव है, फेर दीजिए पिताजी मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। फिर देखिए नीचे गद्यांश के जो प्रश्न दिए हैं, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। फिर दूसरा क्वेश्चन है, गद्यांश की रेखांकित अंश का भाव स्पष्ट कीजिए, यहाँ पे अंडरलाइन कर रखी है। फिर तीसरा है, ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया। तो तीनों प्रश्नों को उत्तर देंगे। अगर हमने ये नहीं पढ़ा हुआ है तब भी हम जो है इसका उत्तर दे सकते हैं। कैसे देंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, मैंने ये आपको अभी बताया था, हे भगवान तब के लिए, विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके, यह असंभव, फेर दीजिए पिताजी मैं कांप रहा हूं, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। देखिए ये मैंने बताया था आपको कैसे करना। पहले सबसे पहले ये हेडिंग डालना है, वर्णात्मक प्रश्न खंड ब, फीटे की सहायता से इसे अंडरलाइन कर देना। फिर प्रश्नोत्तर संख्या 21, 20 प्रश्न है, फिर 21। देखिए और ऐसे देखिए संकेत लिखेंगे। फिर ये देखिए पहले जो है, पहला अक्षर यह है हे भगवान, और फिर लास्ट वाला जो अक्षर है, पहले देखिए हे भगवान और फिर लास्ट वाला है अंधा बना रही है। ये देखिए ये बहुत साफ साफ लिखना है हमने। फिर हेडिंग है हमारा संदर्भ। संदर्भ में जो है, चाहे हमारे पे आता ना हो फिर भी ये जरूर लिखना, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य संकलन। इस चीज को जो है काले पेन से, नीले स्केच से लिखेंगे, ताकि एग्जामिनर को लगे कि इसने बहुत तैयारी कर रखी है। कि नामक पाठ, अगर आपको नाम पाठ का याद है ठीक है, नहीं तो आप इस जगह कोई भी भर दीजिए। जैसे ये ममता पाठ का है, अगर नहीं याद है तो हाँ यहाँ पे तो कुछ भी भर दीजिए। नाम से लिया गया है इसके लेखक, अगर लेखक का नाम आपको याद है, नहीं है तो कोई राजेंद्र प्रसाद या जो पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी, जो भी याद हो वो आप इस जगह लिख देंगे। ठीक, फिर आगे चलेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखिए रेखांकित अंश ये वाला है, हम ये देखिए, तो पहले लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या की, मोटे मोटे बहुत सुंदर सुंदर साफ साफ लिखना है। एग्जामिनर की स्पीड इतनी रहती है वो फिर पकड़ नहीं पाता। अगर साफ लिखा हो फिर वो फटाफट फटाफट आपको नंबर देता चला जाएगा। देखिए ये लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है परम पिता की इच्छा के विरुद्ध, तो हम कहेंगे ममता परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साथ, या कवि कहता है कि यहाँ लिख सकते, कवि कहता है कि वो कह रही है, ये ममता परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस पिताजी, देखिए पिताजी भीख रिश्वत लेने से कर रही है, और कह रही है कि क्या इस भूपृष्ठ, देखिए इसी की लाइनों को हेर फेर के लिख रखा है मैंने, इस भूपृष्ठ पर कोई हिंदू शेष न रहेगा। तो इन्हीं लाइनों को जो है आगे पीछे करके हम लिख देते हैं और बहुत साफ लिखते हैं, तब हमारा ये आंसर बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, देखिए आप ये देखा है, ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया। ममता देखिए इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पे इससे लिया गया हमने ये ममता, ये देखिए हम पता चल जाएगा कौन कह रहा है ये इससे। अच्छा देखिए फिर ममता द्वारा देखिए ममता द्वारा किसकी जगह हमने क्या लग गया, धन या रिश्वत, क्योंकि इसमें इस पढ़ने से हमें पता चल रहा है कि धन और रिश्वत के बारे में लेने के लिए मना किया जा रहा है। तो इसमें जो है हमारे 2 गद्यांश आते हैं, जो भी हमने करना चाहे वो कर सकते हैं। देखिए फिर जो है इसका क्या है, पद्यांश वाला, दोनों में से एक कर लिया 6 नंबर को, दूसरा है पद्यांश वाला।
प्यारे बच्चों देखिए प्रश्न नंबर 2, देखिए दिए गए ये 2 या 22 दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए पद्यांश से ऊपर देखिए हम पढ़ेंगे, चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरी लंघो, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुनी पुन गूंगे पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदो ते पाई। देखो प्यारे बच्चों इसमें जो है सूरदास का नाम आ गया है, तो हमें समझ लेना चाहिए जितने भी सूरदास के पद हैं, सूरदास के हैं, तुलसीदास के हैं, रहीमदास के हैं, रसखान के हैं, उनमें इनके अक्सर नाम रहते हैं। तो हम जब पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये किसका है ये पद्यांश। देखिए अब उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। मैंने बता दिया चाहे आपकी याद हो ना हो, आपको लिखना है, सब प्रश्न लिखने। देखो प्यारे बच्चों पहले हम संकेत डालते हैं। देख चरण कमल, शुरुआत लाइन ले ली, यहाँ पे लिख दिया हमने चरण कमल, और फिर लास्ट वाली लाइन लेके देखे, देखो हम लिखा है बंदो तिहि पाई, फिर यहाँ पे बंदो तिहि पाई, और इस प्रकार से हम डैश डैश कर देंगे, बहुत साफ साफ सुंदर सुंदर। फिर देखिए उन्होंने क्या कहा है, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ के लिए हम इस तरह जो है डाल देंगे यहाँ पर। और फिर देखिए प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यखंड, काव्यखंड आपको पता ही है, काव्यखंड है ये के। अब हमें इसका पता चल गया कि कहाँ से लिया गया है, ये पता चल गया हमें सूरदास जी के पदों से लिया गया है। तो हमारा एक काम बन जाएगा बिल्कुल, ये लाइन पढ़ते ही वो नीचे कुछ नहीं पड़ेगा और आपको पूरा बटा पूरा नंबर मिल जाएगा। फिर है नंबर 3, देखिए रेखांकित नंबर 2, ये जो रेखांकित है, देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जहां पे अंडरलाइन हुआ हुआ ये देखिए, बहिरो सुने गूंगे पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी, ये देख 2 लाइनों की है। देखिए अब मैंने क्या किया, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। सूरदास या कवि, अगर वैसे तो पता चल गया, कवि कहते हैं कि बहिरो बहरा सुनने लगता है, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे सुनने लगता है पुनि बोल, और लगता है, और जो है क्या है, गूंगा फिर से बोलने लगता है। वो छूट गई लाइन थोड़ी सी इसमें से, ये वाली लाइन यहाँ से छूट गई है, गूंगा फिर से बोलने लगता है। और देखिए रंग, रंग मतलब गरीब, फिर से छर छत्र मुकुट धारण कर लेते हैं। जो गरीब है वो फिर से राजा बन जाते हैं, कब, जब जो है प्रभु की जो है कृपा होती है। फिर तीसरा देखिए ये दिया हुआ है इसमें, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। देखिए वैसे तो यहाँ पर पहचान के लिए बता रहा हूँ, जहाँ पे ये योजक चिन्ह है वहां पे रूपक अलंकार होगा, और वैसे भी जो है अनुप्रास अलंकार 99% पदों में पाया जाता है। देखिए यहाँ पर जो है क्या यहाँ भी आ रहा है और क्या यहाँ भी आ रहा है, 2 जगह आ रहा है, और आगे भी क्या आ रहा है। तो जहाँ या कोई और शब्द जैसे बा बै 3 बार आ रहा है। देखो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी है और यहाँ पर रूपक अलंकार है। अगर आपको कुछ भी ना आ रहा हो तो अनुप्रास लिख देना, जैसे मैंने ये लिखा, उपयुक्त पंक्तियों में रूपक अलंकार है। इस प्रकार से आप लिखेंगे तो आपके बटा बटा नंबर आने हैं। देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 23 या 3, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक खास संदर्भित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये 5 अंक का होता है। देखिए संदर्भ के 2 नंबर है और व्याख्या के इसके अनुवाद के 3 नंबर है, या तो ऊपर वाला करेंगे या नीचे वाला। फिर इसमें जो है आगे भी है, आगे जो है ये इसमें जो ये मान लिया कै है और ये वाला ख हो जाएगा। इसमें क्या करते हैं हम, दोनों में से जो गद्यांश है उनमें से एक लिखना है। किस तरह लिखना है मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिए देखिए सबसे पहले संकेत, संकेत में क्या करते हैं, ये वाला जो है शुरू वाला ऐसा नगरी, और फिर इसके बाद में हम डैश 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 कर देते हैं, चाहे हमारे याद हो या ना हो। फिर देखते हैं लास्ट वाला लिखते हैं, ये वाला लेते हैं, भाषायाम कारित है, ठीक। और फिर लिखते हैं सुंदर सुंदर, लिखते हैं संदर्भ। तो प्रस्तुत संस्कृत गद्य खंड, कोई सा आ जाए उसमें सब में ही लिखना पड़ेगा। हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत खंड के, देखिए ये वैसे कौन सी का है, भारतीय संस्कृति का है, तो यहाँ पे नाम लिखा हुआ भी है इसमें, भारतीय संस्कृति भर देगी इस जगह संस्कृति। अगर नहीं भी आया तो हम यहाँ कुछ भी भर सकते हैं, नामक पाठ से लिया गया है, अवतरित है, लिया गया है। फिर देखिए हिंदी अनुवाद, हिंदी अनुवाद में पहले देखिए एसाम नगरी भारत संस्कृति संस्कृत भाषा जैसे केंद्रम स्थलम अस्ति। तो इसमें ऐसा माने यह नगरी पता चल रहा है, भारतीय संस्कृति पता चल रहा है, संस्कृति पता चल रहा है। तो इसमें हम आप कुछ बनाकर लिख देंगे, यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत का केंद्र स्थल है। देखिए यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। आगे देखें, इत एवं संस्कृत वागम बसे संस्कृत आलोक स्रोत प्रसिद्ध है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर
या यहाँ से भी आ सकता है। संस्कृत का संस्कृत संस्कृत का व संस्कृत साहित्य का। देखिए आलोक, आलोक मतलब प्रकाश। चारों ओर फैला। तो इस प्रकार से हम जो है इसे बोला, जैसे आगे मुगल युवराज दारा सिकों अतलागत्य मैंने यहाँ करके भारतीय दर्शन और शास्त्रों का अध्ययन किया। तो इसमें से मिला मिला के हम जो है इसको लिख देते हैं। फिर देखिए सत्य शाम ज्ञानेन पतरा प्रभाविता है जिते तेन उपनिषदम अनुवादम पारसी भाषा में किया, और उसने वह इतना प्रभावित हुआ कि उसने इनका अनुवाद फारसी भाषा में किया। अगर नहीं भी आता तो इनमें से कुछ अक्षर लेकर के पूरा कर देते हैं उसको जोड़ तोड़ के, तब तुम्हारा अनुवाद पूरा हो जाएगा। मगर साफ साफ लिखना है, जैसे मैंने ऊपर लिखा है ऐसे ही आपको लिखना है पूरा, बहुत ही साफ लिखना है और सुंदर लिखना है। इस प्रकार से आपको इसके जो है अच्छे नंबर मिलेंगे। अब देखिए आगे चलते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ऐसे पद्यांश आता है, ये गद्यांश था और ये नीचे पद्यांश आते हैं, इन ये भी अथवा में आता है। देखिए मानम हित्वा प्रियो भवती, क्रोधम हित्वा न सोचती, कामम हित्यर्थवा न भवती, लोभम हित्वा सुखी भवेत है। ये देखिए ये है। अब देखो हम इसको पहले कैसे लिखते हैं, पहले संकेत लिखते हैं मानम, और फिर आगे डैश डैश करते चले जाते हैं, और फिर लास्ट लाइन लिखते हैं सुखी भवेत है। बहुत अच्छा सुंदर लिखना है आपने ये। फिर वैसे ही संदर्भ लिखेंगे हम, देखिए प्रस्तुत पद्यावतरण, ये पद्यांश है तो पद्यावतरण वो गद्य वाला तो इसलिए वो लिखते थे। हमारी पाठ्य पुस्तक के हिंदी के संस्कृत खंड, अगर आपको नाम याद रहता है ठीक है, जीवन सूत्राणी नहीं याद रहता है तो कोई बात नहीं, कुछ भी लिख दीजिए आप, जीवन सूत्राणी लिख दीजिए, अन्योक्ति विलास लिख दीजिए, भारतीय संस्कृति कुछ भी लिख देंगे अगर, मगर लिखेंगे जैसे मैंने कहा वैसे ही लिखेंगे, तब एग्जाम में इनको पकड़ नहीं पाएगा। जब आपकी सुंदर राइटिंग है, सुंदर राइटिंग में छिप जाएगी वो चीजें, नामक पाठ से लिया गया। फिर देखिए हिंदी अनुवाद कर लिखते हैं हम, आगे इसके जो है शुरू करते हैं। देखिए मानम हित्वा प्रियो भवती, देखो है मानव मने मनुष्य को, अपने आप से थोड़ा बहुत जोड़ दे, मनुष्य को, मान यानी अभिमान, त्याग देना चाहिए, और अभिमान को त्याग कर क्या हो जाता है, सभी का प्रिय हो जाता है। फिर देखिए आगे देख क्रोधम हित्वा न सोचती, फिर लिखिएगा आगे क्रोधम, क्रोध को त्याग कर या छोड़कर, त्याग कर मनुष्य शोक नहीं करता। इसमें से देखो, इसमें से मिला मिला के लिख रहे, या उसे सोचना नहीं पड़ता। फिर देखिए कामम हित्व अर्थवान, कामम को मतलब है इच्छाएं, और इच्छाओं को त्याग करके, इच्छाओं को त्याग करके छोड़ करके, साफ साफ लिखना। अर्थवान है, देखिए अर्थवान यहीं से आ रहा है, अर्थवान, अर्थवान में इच्छाओं को छोड़ करके धनवान बन जाता है। फिर इसी में देखिए लोभम हित्वा सुखी बहुत, साफ दिख रहा है, लोभ को, लोभ में लालच को त्याग करके सुख हो जाता है। देखिए सुखी हो जाता है, इसी में से अर्थ निकालना और इसी में चिपका दिया ही भाई, साफ साफ निकाल लेंगे और साफ साफ चिपका देंगे। इस तरह पहले संकेत, संकेत में पहला अक्षर और आखिरी अक्षर, शुरू में लिखे प्रश्नोत्तर संख्या जो भी है, फिर संदर्भ बहुत शानदार लिखना है, साफ साफ लिखना है ताकि एग्जामिनर इसको पकड़ ना पाए। फिर देखिए हिंदी अनुवाद, हिंदी अनुवाद इस प्रकार से कर देंगे। देखिए प्यारे बच्चों, इसमें जो है क्वेश्चन अगला है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। जो भी आपका यहाँ खंड काव्य लगा होगा, मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आपका प्रश्न जो है वो बिल्कुल सही जाएगा। उसमें देखिए एक प्रश्न होता है कि जैसे ये वाला शुरू वाला, देखिए क्या क्या का पहला क्या, मुक्ति दूत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चित्र कीजिए, और एक दूसरा होता है मुक्ति खंड काव्य दूत खंड काव्य के चतुर सर का कथानक
अपने शब्दों में लिखे। तो हमने जो है कौन सा प्रश्न करना है, जो जहाँ पे जिसके भी नायक का चित्रण दिया हुआ है, चाहे तुम्हारा मुक्ति खंड काव्य कोई सा है या खंड काव्य कोई सा भी, उसमें एक प्रश्न नायक का या प्रधान का चित्रण आता है, या जो उसका नायक उसका नाम भी दे देता है। तो उनमें से जो नायक है, जैसे इसमें से ये जवाहरलाल नेहरू का दे दिया, तो ये वाला कर लगे इसमें से। और ऐसे ही जो है, तो इसमें ये वाला खंड काव्य के आधार पर दौलत का चित्रण कीजिए। और सब में एक एक में चरित्र चित्रण जरूर दिया हुआ है, और चरित्र चित्रण लिखने का तरीका क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, देखो प्रश्न उत्तर संख्या डाल दी हमने ऊपर, और खंड काव्य, जो भी आपके यहाँ खंड काव्य हो उसका यहाँ पर नाम लिख देंगे। देखिए, हमने जैसे ये खंड काव्य कौन सा था हमारा पहला, ये खंड काव्य है मुक्ति दूत। खंड काव्य यहाँ पे लिख देंगे हम साफ साफ, ताकि एग्जामिनर को दिमाग में रहे, हाँ भाई इसने पढ़ा हुआ भी है। यहाँ पे लिख देंगे हम ये मुक्ति दूत, ये लिख दिया हमने, देख खंड काव्य मुक्ति दूत लिख दिया। अब मुक्ति, जहाँ पे भी लिखेगा मुक्ति दूत, मुक्ति दूत खंड काव्य के रचनाकार, अगर रचनाकार का नाम याद है ठीक है, नहीं है कुछ भी भेड़ देना जो भी तुम्हें याद हो। खंड काव्य के नायक है, कौन नायक है इसमें दे रखा है, देखो इसमें तो गांधी जी दे रखा है, यहाँ पे सीधा दे रखा है, तो नायक कौन है, गांधी जी। यहाँ पे हम गांधी जी लिख देंगे, या जो कोई और नायक होगा उसका नाम दिया हुआ ठीक है, नहीं तो केवल नायक भेड़ देंगे। इस खंड काव्य में यहाँ पे लिख दिया गांधी जी, अगर हमें पता है ठीक है, उसके अंदर गांधी जी की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन क्या है। नायक के चरित्र की विशेषता निम्नलिखित है, कोई सा भी खंड काव्य हो, लिखने का तरीका यही है। यहाँ पे मुक्तिदूत लिखा, आगे अगर पूजा लिख देंगे, या कोई भी, या सुभाष कर जय सुभाष लिख देंगे, कोई सा भी वो लिख देंगे, और उसके नायक का नाम भी उसमें आता है, तो वो यहाँ पे ऐसे चेप देंगे इस तरह। फिर देखिए, सब नायकों में ये विशेषताएं पाई जाती है, जैसे देशभक्त, गांधी जी देशभक्त है सभी जानते हैं, बना बना के लिख दे गांधी जी देशभक्त है, उन्होंने देश के लिए क्या, ये क्या, ये क्या। फिर महान व्यक्ति, गांधी जी महान व्यक्ति थे, या महाराणा प्रताप पे आता है उनपे, जवाहरलाल पे आता है उनपे, उनके बारे में लिख देंगे महान व्यक्ति थे, इन्होंने ऐसे ऐसे महान कार्य किए, ये क्या वो क्या, ये पूरे हेडिंग भर देने। आत्मविश्वासी, ये सभी व्यक्ति जो है, जो भी महान व्यक्ति है, आत्मविश्वास जरूरत है सभी, सभी के लिए लिख देंगे। महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल जी आत्मविश्वासी थे, उनका आत्मविश्वास के कारण उन्होंने देश को आजाद करा, ये करा वो करा। इस प्रकार से हम जो है उनके बारे में लिखेंगे। फिर देखिए आगे, ये जो भी जितने महान नायक हैं, ये माता पिता के भक्त जरूर रहते हैं, और लिख देंगे इनके बारे में, गांधी जी अपनी माता के भक्त थे, अपने पिता के भक्त थे, इस प्रकार से वो उनकी सेवा करते थे, और उन्होंने जो है इस प्रकार से उनकी सेवा की। फिर अनुपम त्यागी, ये जो है जितने भी नायक हैं, ये त्याग त्याग इन्होंने अपने जीवन में बहुत किया, महाराणा प्रताप ने बहुत किया, गांधी जी ने बहुत किया, सुभाष जी ने बहुत किया, तो इनके बारे में लिख देंगे, ये बहुत त्यागी थे, इन्होंने अपने जीवन में बहुत सा त्याग किया, पूरा देश की सेवा में लगा दिया। और धैर्यवान, देखिए अगला अगला हेडिंग है धैर्यवान, ये धैर्यवान थे तभी तो इन्होंने इतने कार्य कर लिए, तो इनके बारे में लिख देंगे ये धैर्यवान थे, इन्होंने अपने धैर्य के बल पर देश को आजाद कराया, देश के लिए ये किया, देश के लिए वो किया। ये पूरा पूरा हेडिंग साफ लिखेंगे, और इनके अंदर भी साफ लिखेंगे। देखिए फिर दूरदर्शी, ये जो नायक जितने भी हैं, ये दूरदर्शी होते थे, इन्हें पता होता था आगे जो है भविष्य में सोच के चलते थे, तो दूरदर्शी के बारे में इनकी ये लाइनें इस तरह जो हम 3-4 लाइनें लिख देंगे। फिर इस प्रकार गांधी जी, जैसे यहाँ हम लिख दे गांधी जी या जवाहरलाल या सुभाष, गांधी जी में स्वदेश प्रेम, आत्मविश्वास, देश के प्रति त्याग, माता पिता के प्रति भक्ति आदि भावनाएं जो उन्हें महान बनाने के लिए पर्याप्त है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, हमारा जो है खंड काव्य का जो चरित्र चित्रण है, जिसका भी नायक का चरित्र चित्रण है, इस प्रकार से हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और आपको इस पे अच्छा नंबर भी मिलेगा। देखो प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें जो है लेखकों का परिचय आता है, और जो है कवियों का परिचय आता है। जैसे लेखक का परिचय लिखा जाएगा जो है जीवन परिचय, वैसे ही जो है हमें जो है कवि का परिचय भी लिखना है। मैं देखिए लेखक का परिचय बता रहा हूँ, उसके आधार पर ही आपको लिखना है। देखिए, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हो उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। देखिए, जैसे यहाँ दिया हुआ नंबर 1 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 2 है जयशंकर प्रसाद, 3 है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो देखिए मैंने ये लिखा है प्रश्नोत्तर संख्या 26 के,
तो इसमें जीवन परिचय, जिसका भी जीवन परिचय लिखेंगे, लेखक का लिख रहे हैं तो लेखक का नाम लिख देंगे यहाँ, अगर कवि का लिख रहे हैं तो कवि का नाम लिख देंगे। देखिए ये कुछ हेडिंग है, ये जन्म जो है, जन्म, फिर जन्म स्थान है, मृत्यु है, माता पिता है, शिक्षा है, रचनाएं है, साहित्यिक विशेषता है। तो जन्म हम जैसे इनका जो है 1889 ईस्वी है, अगर आपको याद भी नहीं रहे कुछ भी लिख देना आप, इतने 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 साफ साफ लिखना है कि प्रसाद जी का जन्म 1889 में काशी में, या जो भी जहां भी कुछ भी लिख देगा इसके अंदर। देखिए अगर आपको याद रहता है तो लिख दे, जितना याद आता है तो वो लिख देगा, अगर याद नहीं आता है आपको तो जो भी आपके मन में आए आप वो लिख सकते हैं। ऐसे ही जन्म स्थान है काशी, काशी, बनारस, प्रयाग, अगर आपको याद है तो वो लिख दिया, नहीं याद है तो कुछ भी यहाँ पर हम लिख देंगे, लिखेंगे साफ साफ। मृत्यु जो है जैसे 1800 के अधिकतर जो कवि लेखक है 1800 के आसपास के लिख देंगे, जैसे इनकी तो 1937 में मृत्यु हुई थी। और माता पिता, माता पिता का नाम लिख देंगे यहाँ पर, जो भी आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो कुछ भी लिख देंगे। शिक्षा, शिक्षा के में भी लिख देगा हाई स्कूल या जो भी क्या घर पर शिक्षा प्राप्त करी। रचनाएं, रचनाएं अगर आपको याद है, किसी की भी याद है, किसी भी लेखक की याद है वो लिख देंगे। अगर सही याद है तो जय जयशंकर प्रसाद की तितली कंकाल और कामायनी अगर याद है तो ये लिख देंगे, नहीं तो आप जो आपको याद है वो लिख सकते हैं। साहित्यिक विशेषता भी लिखनी है इनकी, साहित्यिक विशेषता भाषा शैली कौन सा प्रयोग रखा है, जैसे ब्रजभाषा का और अवधि का, खड़ी बोली का, ये इसमें ये सारी विशेषता इसके अंदर लिख दी जाती है। ऐसे ही जो है कवियों का लिखा जाता है और ऐसा ही जो है लेखकों का परिचय लिखा जाता है। इस प्रकार से हम पूरी की पूरी जीवनी ये भर देंगे, क्योंकि जो एग्जामिनर है वह बहुत तेजी से चेक करता है। अगर हमारा साफ साफ लिखा हुआ है, सुंदर सुंदर लिखा हुआ है, इस प्रकार से हमें पूरे बटा पूरे नंबर मिल जाते हैं। वो एग्जामिनर इनको पकड़ नहीं पाता। देखिए प्यारे बच्चों, इसमें है क्वेश्चन नंबर 7। अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखे जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। आप जो है कोई भी श्लोक एक याद कर लेंगे और उसको यहाँ पर जो है इस जगह ये ऐसे डालकर प्रश्नोत्तर संख्या 27 श्लोक और यहाँ पर लिख देंगे। अगर आपको याद भी ना हो तो इसमें से जो श्लोक दिए हुए हैं इनमें से कोई चेप देना। देखिए जैसे दे रखे हैं, ये दे रखे हैं, यही आप चेप सकते हैं, ये चेप देना, ये चेप देना। अगर आपका समय अच्छा होगा तो इसमें नंबर मिल जाएगा, अगर याद होगा तो आप उसको लिख देंगे। ठीक है, आप समझ गए होंगे मेरी बात को। फिर आगे चलते हैं, देखिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में लिखिए। देखिए नंबर 1, भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति, किम अस्ति। देखिए यहाँ लिखा हमने पहले उत्तर नंबर 1 भारतीय संस्कृति मूलम, मूलम की जगह ईश्वर एक एव इसमें लिखना है, या खाली ईश्वर लिख दो, हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ये नहीं भी तुम्हें याद आ रहा है यहाँ कुछ भी लिख देना, मगर ये सारा साफ साफ सुंदर सुंदर लिखे। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है चंद्रशेखर क्या आसित। तो चंद्रशेखर है देशभक्त है, ये तो आपको पता ही है, चंद्रशेखर देशभक्त है, ये हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। और फिर है वीर केन पूजे, तो यहाँ लिख दे वीर वीरेण। और पुरुराज के आसित, तो पुरुराज जो थे वह भारतीय वीर थे, यहाँ लिख दे कै की जगह भारतीय वीर है, तो हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निम्न लिखिए। देखिए 7 नंबर का है, देखिए पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद कारण एवं निवारण, जनसंख्या लाभ हानि और नारी सशक्तिकरण। इनके हेडिंगों के बारे में बता रहा हूँ जो सब में मिलते जुलते आएंगे। देखो ये हमने ये लिया जनसंख्या लाभ और हानि। ये देखिए हम इस पे जो है पहले यहाँ पे लिख दे जनसंख्या, अच्छे अच्छे साफ साफ अक्षरों में लिखे लाभ हानि, ये प्रश्नोत्तर डाल देंगे यहाँ पर, निबंध लिख देंगे। और फिर सब में लिखना है, कोई सा आ जाए तो रूपरेखा, ये सब में आएगा, प्रस्तावना भी सब में आएगा। और जो भी टॉपिक होगा उसका अर्थ लिखे, जनसंख्या के अर्थ क्या या क्या अर्थ, कारण भी सब में आना है, लाभ या हानि सब में आना है, निवारण उसका आना है और उपसंहार सबका आना है। सब में ये हेडिंग सब में काम करेगी जितने भी आपके निबंध बनेंगे। तो पहला प्रस्तावना लिख देंगे, तो लिख देंगे इसमें कुछ विद्वानों का ऐसा अनुमान है कि आज से लगभग 20-30 लाख वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर मानव का जन्म हुआ है। ये उपसंग इसमें प्रस्तावना में लिखेंगे। और इस तरीके से जनसंख्या जो है लगातार बढ़ रही है, इसे रोकने का सरकार उपाय कर रही है, इस तरह इसमें प्रस्तावना में लिख देंगे। और जो है इसमें जनसंख्या बढ़ने से क्या हानि हो रही, क्या लाभ हो रहे, थोड़ा सा इसके अंदर इसके प्रस्तावना में दे देंगे। फिर देखिए दूसरा लिखेंगे जनसंख्या का अर्थ।
जनसंख्या दो शब्दों से मिलकर बना है। जैसे भ्रष्टाचार आ गया तो भ्रष्ट प्लस आचरण, और जनसंख्या आ गया जन जमा संख्या, या आतंक जमा वाद आ गया। तो कोई भी आ जाए तो उसका पहले अर्थ लिखेगा। जनसंख्या दो शब्दों से मिलकर बना है, तो जन जमा संख्या। ऐसे ही जैसे भ्रष्टाचार के आ गया तो भ्रष्ट जमा आचरण। तो जन का शाब्दिक अर्थ है मानव, और संख्या का अर्थ है गिनती। इस तरह जनसंख्या का अर्थ है लोगों की गिनती। कारण देखो, इसका कारण है अशिक्षा, अज्ञानता या धर्मांधता। तो इसमें लिख देंगे जो व्यक्ति अज्ञानी होते हैं या जो है धर्मांध होते हैं, उन्हें जो है जनसंख्या नियंत्रण पर या परिवार नियोजनों के जो भी सरकार परिवार नियोजन के ऊपर कार्यक्रम बना रही है उन पर कुछ ध्यान नहीं देते, और अनपढ़ अशिक्षित जो है इसे ही अपना मनोरंजन का साधन समझते हैं, और इस प्रकार से जनसंख्या बढ़ती जाती है। तो ये कारण है अज्ञानता, अशिक्षा आदि जो है। और लाभ लाभ तो इससे बहुत कम है, परंतु हानियां ही ज्यादा है। तो लाभ के बारे में लिख देंगे, मतलब कि जैसे संयुक्त परिवार है, संयुक्त परिवार में जो है व्यक्ति जो है अपने आप को अकेला नहीं समझता, तो ये जो है, और इस प्रकार से इसको कुछ भी बढ़ा चढ़ा के लिख देंगे। देखिए हानि बहुत है इसकी, जनसंख्या जब बढ़ रही है तो इसकी हानि हो रही है। लोगों को रोजगार की प्राप्ति नहीं हो रही, लोगों को भोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा, रहने की सुविधा नहीं मिल रही है, और बहुत से ऐसे जो है हानि है इसकी हम लिख सकते हैं। रहने के लिए निवास की बहुत जगह कम पड़ रही है, पर्यावरण का प्रदूषण इसी से बढ़ रहा है, ये बहुत सारी हानि लिख सकते हैं। निवारण यह है कि जनसंख्या पर नियंत्रण लगाया जाए, और सरकार को इसके बारे में जो है जगह जगह पर कार्यक्रम चलाना चाहिए, जनता को शिक्षित करना चाहिए। इस प्रकार के तभी जो है जनसंख्या रुक सकती है, यही इसका निवारण हो सकता है। उपसंहार में देखिए, इस प्रकार पूर्ण रूप से विचार करने के पश्चात स्पष्टतया यह ज्ञात होता है कि जनसंख्या के बारे में लिखेंगे, भ्रष्टाचार है भ्रष्टाचार के, आतंकवाद है आतंकवाद के बारे में जो भी है पूरा निचोड़ लिख देंगे यहाँ पर हम। जनसंख्या वृद्धि के साथ और समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती है। इस समस्या के समाधान के लिए जनसंख्या नियोजन आयोग की स्थापना होनी चाहिए। लोगों में शिक्षा का प्रचार प्रसार होना चाहिए। बाल विवाह को कठोरता से बंद कर देना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा ये कोई भी निबंध है वो पूर्ण हो जाएगा, और जो है आपको उस पर अच्छे अंक मिलेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम जो है अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। मित्र ये पत्र आता है, अथवा उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायती पत्र लिखे जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। तो देखिए इसमें प्रश्नोत्तर संख्या बहुत साफ साफ डालेंगे इसको, फिर लिख देंगे पत्र। अब देखिए सहारनपुर लिख देंगे हम, और ये जो है डेट इसके बाद भी आ सकती है, जैसे पहले भी आ सकती है। अगर हम जो है प्रिय मित्र को लिख रहे हैं तो प्रिय मित्र का नाम लिख देंगे, फिर यहाँ पे जो है कहीं का भी एड्रेस है वो एड्रेस लिख देते हैं। अब देखिए जैसे ये आया ना, ये देखिए ये आया उत्तर मध्य रेलवे के, यहाँ पे उत्तर मध्य रेलवे के निरीक्षक लिख देंगे, और जो भी हमारी जिसे भी लिख रहे हैं उसका नाम यहाँ लिख देंगे, और मित्र को लिख रहे हैं तो प्रिय मित्र लिखेंगे। यहाँ पे जो है फिर नमस्कार, फिर लिखेगा उसमें आशा है कि आप से कुशल होगे, और उससे आगे बातें करते हुए हमारी रुचि क्या है, खेलने की रुचि है, इसकी रुचि है, वो रुचि है, क्रिकेट की है, या उनसे कोई सामान मंगाना है, या उन्हें अपने बताना है, वो सारा लिख देंगे यहाँ पे। फिर अंत में लिखेंगे शेष बातें बाद में, मैं जल्द ही तुमसे मिलने आऊंगा या आऊंगी, और लास्ट में लिख देंगे तुम्हारा मित्र। और जहाँ पे अगर वो शिकायती है तो शिकायत कौन कर रहे हैं वहां पे ये लिख देंगे शिकायतकर्ता, नीचे एबेस है, और फिर ये पत्र पूरा समाप्त हो जाएगा। और इस प्रकार से आपका जो है पेपर जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और इस पर आपको जो है एग्जामिनर अच्छे नंबर देगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों से शेयर भी अवश्य कीजिए ताकि आपका भी भला हो और आपके दोस्तों का भी भला हो। धन्यवाद।